हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जेई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत दिनों से मेरे पास बच्चों का डाउट आ रहा था और मैसेज भी आ रहे थे कि सर एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे रिवीजन वीडियो ला दो। तो आज मैं आपके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे एक रिवीजन वीडियो लाया हूँ। इसके अंदर हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे केटीजी के। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, गैसेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में। तो उनके बिहेवियर को समझने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस दिए और उन अजम्पशंस को लेकर हमने एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी की हेल्प से हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को डिफाइन किया। और जो हमने थ्योरी से जो एक्सप्लेनेशन दी वो प्रैक्टिकल डाटा के बहुत क्लोज थी, तो हमने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया और इसी थ्योरी को बोला गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर कुछ अजम्पशन होते हैं, पर उन अजम्पशंस को पढ़ने के पहले अपन एक कुछ पढ़ लेते हैं गैसेस के बारे में। भाई गैसेस के बारे में क्या है, भाई गैसेस क्या होती है। गैसेस क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक कलेक्शन होता है जो कि रैपिडली मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में। और गैसेस के होते हैं टू टाइप्स, आइडियल एंड रियल। हम हमारे फिजिक्स के अंदर सिर्फ आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, रियल गैसेस के बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो जो भी बात होगी आगे वो सिर्फ आइडियल गैसेस के बारे में ही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट अजम्पशन को लेकर। तो जो फर्स्ट अजम्पशन दिया गया है गैसेस के बारे में वो दिया गया है, गैस molecules are considered as very small solid spherical particles। गैस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया गया वेरी बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स को हमने कंसीडर किया है। सेकंड अपना पास ये है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना वो किसी भी रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं किसी भी रैंडम स्पीड से। तो लिख लेते हैं अपन, दीज मॉलिक्यूल्स कैन मूव in any possible direction with any speed or we can say velocity। ये वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, पर जीरो से तो थोड़ी सी ज्यादा होगी और इन्फिनिटी तक हो सकती है, क्योंकि मूव कर रहे हैं तो हो उनकी जरूर कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो अपन जीरो तो नहीं रह सकते, पर हाँ जीरो से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो अपने ये दो अजम्पशन में तीसरा सेशन हम पढ़ते हैं। जब ये पार्टिकल्स मोशन कर रहे होंगे, ये पार्टिकल्स जब मोशन कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे। जैसे ये पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहा होगा और वो जो कोलिजन हो रहा होगा ये तो इससे कोलाइड कर ही रहा होगा, साथ में ये कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड कर रहा होगा। तो ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं ना पार्टिकल्स के बीच में और वॉल के साथ, वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। तो अपना थर्ड पॉइंट ये है, कोलिजन्स occurred during their motion with the wall and particles are perfectly इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब E इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं ना तो उसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही। हाँ ये जरूर पॉसिबल है कि एक पार्टिकल कुछ एनर्जी है तो वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है उसके अंदर, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उनके बीच में एनर्जी लॉस नहीं होगा कोलिजन के दौरान। तो हम फोर्थ अजम्पशन पढ़ते हैं अपना, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन जो पार्टिकल्स होंगे ना गैस के वो एक दूसरे से
कोई इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। तो लिख लेते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग collision molecules does not interact with each other। क्या होगा, कोलिजन को छोड़ के कोई भी गैस की मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होंगे ना वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और यदि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोई फोर्स लगेगी नहीं। भाई जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगी, और यदि फोर्स नहीं लगेगी तो उसका मतलब ये है कि उनके बीच में जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये होता है जब कोई फोर्सेस नहीं होगी ना तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जीरो। यदि कोई फोर्स होती है, जैसे सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। यदि स्प्रिंग फोर्स होती है तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस तरीके से यदि इनके बीच में यदि कुछ फोर्स होती तो पोटेंशियल एनर्जी होती, लेकिन अपन ने बोला है कंजम्पशन में कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और ड्यू टू दिस there is no force between them, hence potential energy is zero। तो इसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब जब जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो यदि जीरो हो गई तो इसका एक मेन कारण, इसका कारण क्या होगा, ये तो अपन ने बता दिया भाई, इसके कारण ये हुआ कि भाई अट्रैक्शन नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, फोर्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा था। तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी क्या होती है, वही इंटरनल एनर्जी होती है। और वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अपन ने बोला कि भाई इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाए जीरो, तो अपनी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में कुछ आइडिया दे दिया। अब हम फिफ्थ अजम्पशन पढ़ते हैं। फिफ्थ अजम्पशन, तो फिफ्थ अजम्पशन में बोला गया कि जो अपनी मॉलिक्यूल्स की जो साइज होती है ना, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज compared to separation between them। ये एक पार्टिकल है तो इनके ये तो बहुत छोटे पर इनके सेपरेशन ज्यादा है। और यदि सेपरेशन ज्यादा है, अब इसमें बात करेंगे, यदि सेपरेशन ज्यादा है तो जो अपने गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना कंटेनर के अंदर जो वो दूर दूर होंगे, और वो यदि वो दूर दूर होंगे ना तो उसके कारण क्या होगा, जो कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, जो उसके अंदर जो स्पेस होगी क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो यहां से एक और चीज निकलती है, जो वॉल्यूम होती है ना गैस की, वैसे क्या होना चाहिए थी वॉल्यूम। रियल गैस की बात करें, यदि वॉल्यूम होती है, हम लिखते हैं रियल गैस के बारे में, तो रियल गैस की वॉल्यूम क्या लिखी जाती है, कंटेनर की वॉल्यूम माइनस जो रियल गैस के जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाइड की है वो। लेकिन अपन ने बोला कि जो साइज है मॉलिक्यूल्स की बहुत छोटी है, तो यदि उनकी साइज छोटी है तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वो भी बहुत छोटा होगा, तो उसके कंपेयर में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए अपने पास आती है वॉल्यूम जो गैस की, वो किसके बराबर आ जाती है, कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर आ जाती है। ये हम आगे मैं आपको वापस इसके बारे में आइडिया दूंगा, पर आपको मैं बता देता हूँ साथ साथ ही इसके बारे में। तो ये बात है भी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल यदि छोटा है तो
और उनके सेपरेशन के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। तो इस कारण क्या होता है, कंटेनर की जो वॉल्यूम होती है, जो स्पेस जो होती है कंटेनर के अंदर, वो क्या होती है, एम्प्टी रहती है। अपना अब 8th पॉइंट पढ़ते हैं इसके बारे में अपन, सॉरी 6th पॉइंट, मिटा देता हूं उसको। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है, हाई, ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। जो गैसेस की जो स्पीड होती है ना, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसी के कारण क्या होता है, जो अपनी ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। बेसिकली अपन मानते हैं गैस के अंदर, अब मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, आइडियल गैस के बारे में बताते हैं कि भाई जो आइडियल गैस की जो डेंसिटी रहती है ना, पूरी कंटेनर में क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, कंटेनर में पूरी यूनिफॉर्म होती है डेंसिटी। अब सपोज मैं इस पॉइंट के बारे में मतलब बता देता हूँ, इस पॉइंट का मतलब क्या है। मैं सपोज एक पार्टिकल को v1 रफ्तार से फेंक रहा हूं, तो थोड़ा सा आगे जाके यूं गिर जाएगा, और मैंने थोड़ी और तेज रफ्तार करी तो थोड़ा सा सीधा जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो उससे कारण क्या हो रहा है, जब अपन तेजी से फेंक रहे हैं ना, तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। तो ये इसलिए बोले गए कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी हाई ड्यू टू विच द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। इसके कारण क्या हो जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये बात थी, और इसमें आप लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, density of gas is uniform throughout the vessel, ये लिख सकते हो आप। तो अपन ने अजम्पशन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ये अपन अपने पूरे 6 अजम्पशन पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज। तो टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज। तो फर्स्ट वन अपनी आती है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी से आप लोग क्या समझते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी होगी। सपोज एक पार्टिकल है, उसकी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी v1 वेक्टर, एक पार्टिकल है v2 वेक्टर उसकी, एक तीसरा पार्टिकल है v4 वेक्टर, v3 वेक्टर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। सपोज n वेक्टर, n पार्टिकल है तो उसकी क्या हो जाएगी, vn वेक्टर। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ये बताया गया कि भाई v1 वेक्टर, v2 v3 वेक्टर, ये सब क्या है उसकी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इसके अंदर लिख सकते हो आप, द वेलोसिटी ऑफ gas molecules at a instant is known as instantaneous
वेलोसिटी। आई बात समझ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। सेकंड एवरेज वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी एवरेज वेक्टर से। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जितनी भी वेलोसिटी से उनका मीन, यानी कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर एंड सो ऑन vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n, ये अपनी एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज वेलोसिटी क्या आती है अपनी, 0। ये 0 कैसे आई, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। अपने एक अजम्पशन था कि जो पार्टिकल्स है ना वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे रैंडम वेलोसिटी से। तो सपोज एक पार्टिकल है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ वेलोसिटी से इस वाले डायरेक्शन में जाना चाहता है। मतलब उस पार्टिकल की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पर्टिकुलर स्पीड पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस वाले डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो साथ में एक और पार्टिकल होगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेम स्पीड से इस वाले डायरेक्शन में जाए, उसके अपोजिट। तो इन दोनों का जब अपन एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, 0 हो जाएगी। तो ये इसका मतलब था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना गैस के मॉलिक्यूल्स की, क्या होती है, 0 होती है। थर्ड अपन पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, वी एवरेज इन सब का क्या ले लेंगे, मोड। अपन को पता है किसी भी चीज पे यदि मोड लग जाता है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो अपनी एवरेज स्पीड क्या होगी, 0 नहीं आएगी। तो आएगी क्या, अपनी जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है √8 RT बाय पाई m। ये जो एवरेज स्पीड है ये किसने बताई थी अपन को, मैक्सवेल ने कर्व डिजाइन किया था, एक थ्योरी दी थी। उससे हमें पता लगता है कि जो एवरेज स्पीड होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या आती है, √8 RT बाय पाई m। तो ये 8 RT बाय पाई m को ये भी लिख सकते हैं 8 KT बाय पाई m नोट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √8 P बाय पाई रो। अब आप बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, कहां से लिखा। ये अपन मैं आपको आगे जाके इसको डिफाइन भी करूंगा, पर अभी मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। ये अपनी जो R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट। उसकी जो वैल्यू होती है 8.314 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की, R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं।
अपन ने 8 को तो डिफाइन कर, ये आर को तो डिफाइन कर दिया। यहाँ पे टी क्या होता है? टी होता है अपना टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। केल्विन में जो टेम्परेचर, हाँ इसको अपन ऐसा यूनिट में लेंगे टेम्परेचर को भी। और एम क्या है अपना? मोलर मास इन केजी। सपोज ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसका जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? 32। पर किस में होता है वो? ग्राम में। तो अपन यदि इस फॉर्मूले में अपन को यदि आया अपने पास ये ऑक्सीजन की जो एवरेज स्पीड है वो निकालो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो अपन जब m की वैल्यू पुट करेंगे तो उसको 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में पुट करेंगे। ये अपन को ध्यान रखना है। k क्या है? k क्या है अपना? ये अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बेसिकली जो k की वैल्यू होती है वो होती है r डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो आता है अपने पास 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये आता है अपने पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ये होती है। ये कैसे आया? यहां पर अपन को क्या पता है? मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अपन ने जब ये लिखेंगे, यहां पर आपको मैं बता देता हूं इससे ये कैसे कन्वर्ट हुआ। √8/पाई, ये m की जगह क्या लिख दिया मैंने? मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और ऊपर क्या था? r इंटू टी। ये जो r अपॉन n है ना, इसको लिख दिया अपन ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैंने बताया ना आपको k इक्वल टू क्या होता है? r/n। तो यहां से आता है ये √8 kT/πm0। और इससे ये कैसे आया? अपन आगे जाके इक्वेशन पढ़ेंगे, Pm बराबर ρRT। तो यहां से ये जो अपना RT/m है ना, RT/m, ये क्या लिख सकते हैं? P/ρ। RT/m को क्या लिख सकते हैं? P/ρ। तो ये यहां पर जब इसको पुट कर देते हैं तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है 8P/π ρ। और ये रो है वो क्या है? अपनी डेंसिटी। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली एवरेज स्पीड के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? तो उसको डिफाइन करते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं इसकी। इसको बेसिकली डिनोट करते हैं VMP से, और उसकी डेफिनेशन ये है, स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग। इसकी डेफिनेशन ये है कि स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल की स्पीड क्या होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। सपोज एक क्लास है, उस क्लास में क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर एक जने के पास 50 रुपए होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबल करेंसी क्या होगी? 50 रुपए। तो वैसे ये है कि स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग, वो अपनी क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। और जो VMP होता है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या होता है? √2RT/m। क्या होता है ये? √2RT/m। इसको क्या लिख सकते हैं? और √2KT/m0, ये भी लिख सकते हैं ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2P/ρ। ये लिखने के तरीके हैं।
एक तो याद होना चाहिए √2RT/m, उससे ही आ जाता है, उससे ही आ जाता है। ये अपनी क्या हुई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब एक और तरह की स्पीड होती है, वो कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, VRMS, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर का मतलब पहले स्क्वायर करना है, उल्टा चलना है, स्क्वायर मीन देन रूट, यानी कि V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर एंड सो ऑन VN स्क्वायर। फिर उनका क्या करना है, मीन लेना है, n से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करना है, रूट लेना है, तो रूट ले लेते हैं। तो अपने पास VRMS क्या है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये क्या है अपने पास, रूट मीन स्क्वायर। ये रूट मीन स्क्वायर आती है ना VRMS, ये क्या आती है अपने पास, √3RT/m। और इसको ही आगे क्या लिख सकते हैं अपन, √3KT/m0। और आगे इसको क्या लिख सकते हैं, √3P/ρ। ये तो लिखने के तरीके अपन को याद होनी चाहिए, उससे अपन ये दोनों लिख सकते हैं। ये अपने पास आई रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अपन ने सारी स्पीड डिफाइन कर ली, जो भी अपन ने पढ़नी थी, जो भी जितने डिफरेंट टाइप्स की जो वेलोसिटीज और स्पीड थी, अपन ने सबने सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अब हम इसमें अपन पढ़ लेते हैं मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये V है अपना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये जो कर्व आता है ना, वो ऐसा इस तरीके से आता है, ये इस तरीके का कर्व आता है। देखो यहां पर अब आप, जो सबसे कम स्पीड अपने पास यहां पर होगी, तो उस समय नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। और जब सबसे ज्यादा स्पीड होगी, तब भी क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। और ये जो मैक्सिमम, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है अपने पास, ये वाली जो वैल्यू है, यहां पर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस वाली वेलोसिटी पर। तो इसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। जैसे अपन ने डेफिनेशन बताई थी, स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग। तो इस वाली स्पीड में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है, तो ये अपनी VMP हो जाएगी। यहां पर कुछ आगे जाके क्या हो जाएगी, VRMS हो जाएगी। और यहां पे क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। तो अपना ऑर्डर क्या आता है इसमें, VRMS इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड, ये अपना ऑर्डर आता है। और इसका ये सपोज यदि टेम्परेचर ये T1 पर है, यदि अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो ग्राफ होगा ना, वो इस तरीके का आएगा, ये T2 आएगा। तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनके पास, पहली बात, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जिनके पास सबसे कम स्पीड थी वो भी बढ़ गए, जिनके पास सबसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके पास सबसे ज्यादा स्पीड थी वो भी बढ़ गए, और जो मोस्ट प्रोबेबल थी वो भी बढ़ गए, जो मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड थी ना वो भी बढ़ गए यहाँ से। तो टेम्परेचर के साथ ये भी सारी जो स्पीड होती है ना, सब इंक्रीज हो जाती है। तो अपन ने पढ़ लिया भाई मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब अपन ने सारी चीजें डिफाइन कर ली मोशन की, भाई इसकी RMS क्या होगी, स्पीड, वेलोसिटी, सबके बारे में बात कर ली। अब इन ट्रांसलेशनल मोशन से अपन अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।